नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार को 13 दिसंबर को 1 साल होने जा रहा है। इस अवसर पर एक दिन पहले यानी कि आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया। राजधानी के मिंटो हॉल में सरकार के कामकाज से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रूबरू हुए। साथ ही उन्होंने घोषणा पत्र में किए वादे भी बताए। देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश सरकार को 13 दिसंबर को 1 साल पूरा हो रहा है। उससे एक दिन पहले यानी 12 दिसंबर को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। उन्होंने मिंटो हॉल में कहा कि 7 नगरीय निकाय उपचुनाव के नतीजे आए हैं। इनमें 6 में बीजेपी ने जीत दर्ज कराई है। ये कुशल संगठन का नतीजा है। किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए उसके संसाधनों का पूरा उपयोग होना चाहिए। इनमें जल राशि एक महत्वपूर्ण संसाधन है। पहले लोग सोचते थे कि यह सब कैसे संभव है, लेकिन हमने कर दिखाया। हम केन बेतवा लिंक परियोजना शुरू करने जा रहे हैं। लंबे समय से इस पर काम चल रहा है। आज 7 उपचुनाव नगरीय निकाय के पार्षदों के आए और 6-1 से भारतीय जनता पार्टी ने विजय हासिल की। मैं प्रदेश अध्यक्ष जी को बधाई दे रहा हूँ इस मामले में। और माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी की कुशल संगठन के नेतृत्व और सरकार के ऊपर विश्वास जनता का, ये उसका परिलक्षण है, प्रतिछाया है। सीएम मोहन यादव ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर पीएम नरेंद्र मोदी इस परियोजना का शुभारंभ करेंगे। इससे प्रदेश के 11 जिले लाभान्वित होंगे। 10 लाख हेक्टेयर खेती में सिंचाई की जाएगी। पेयजल की व्यवस्था होगी। 25 दिसंबर को दोपहर 1 बजे छतरपुर में पीएम नरेंद्र मोदी के आतिथ्य में यह कार्यक्रम होगा। इसके साथ काली सिंध, पार्वती और चंबल को जोड़ने का काम भी जल्द शुरू होगा। मैंने खुद जाकर पीएम मोदी और राजस्थान के सीएम से मुलाकात की है। इस पर सहमति बन गई है। इस बार बारिश के पानी को स्टोर किया है। उसे पूरे साल शिप्रा में लाया जाएगा ताकि कुंभ में आने वाले साधु संत शिप्रा के जल से स्नान कर सकें। इसके पहले होने वाले कुंभ में गंभीर नदी और नर्मदा से जल लाकर शिप्रा में डाला जाता था। यशस्वी प्रधानमंत्री की मौजूदगी में अटल जी की जयंती के अवसर पर, अटल जी का जब शताब्दी वर्ष चलेगा तो हम ये उनकी जन्म जयंती के अवसर पर एक बड़ी सौगात प्रदेशवासियों को देंगे और देशवासियों के सामने अटल जी का वो स्वप्न साकार होते दुनिया में पहली बार दिखाई देगा कि नदी जोड़ो का हमारा अभियान प्रारंभ हुआ है। ये है मोहन सरकार का रिपोर्ट कार्ड। हुकुमचंद मिल के मजदूरों को भुगतान किया, अब ग्वालियर के मजदूरों को भी दिया जाएगा भुगतान। प्रदेश में साइबर तहसील की स्थापना हुई। इससे किसानों को मिला फायदा। 1 लाख किसानों को सोलर पंप दिया जाएगा ताकि उन्हें पर्याप्त बिजली मिले, उन्हें सरकार पर निर्भर न रहना पड़े। सरकार मध्य प्रदेश के 2.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देगी। स्वरोजगार के लिए लोन भी दिया जा रहा है। रीजनल समिट में आए प्रस्तावों के आधार पर 3 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार। टाइगर रिजर्व की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। अब प्रदेश में बस रहे हैं हाथी। 26 लाख बहनों को गैस रिफिलिंग का पैसा दे रही मध्य प्रदेश सरकार। धार्मिक टूरिज्म के लिए सरकार राम वनगमन पथ और कृष्ण पाथे बनाएगी। राजधानी भोपाल से BRTS हटाने के बाद इंदौर में भी हटेगा। एयर स्ट्रिप एयर एम्बुलेंस आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था MP सरकार ने ही की। सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस। और इस मुद्दे पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान डॉक्टर गुलरेज शेख बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए। साथ ही साथ गोकुल पटवा अर्थशास्त्री हैं, आशीष दुबे वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों मेहमानों का मैं बहुत स्वागत करती हूं स्वराज एक्सप्रेस में। चर्चा की शुरुआत शेख जी आपसे करना चाहेंगे। मोहन राज में 1 साल कैसा रहा, आपसे जानना चाहेंगे। 1 साल बेमिसाल। देखिए, बिल्कुल 1 साल बेमिसाल रहा मध्य प्रदेश के दृष्टिकोण से। और मैं तो मोहन जी को आपके चैनल के माध्यम से भी इस चीज के लिए बधाई दूंगा कि जिस प्रकार से वो दीनदयाल जी का और नरेंद्र मोदी जी का विजन जो पूरा कर रहे हैं, उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उससे डेफिनेटली मुझे अपेक्षा है कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो भारत का लक्ष्य है, उसमें लगभग $1 ट्रिलियन का जो योगदान है वो मध्य प्रदेश राज्य देगा। और ये भी दर्शाता है कि जिस प्रकार से मोहन जी ने अपना रिपोर्ट कार्ड रखा कि मोहन यादव जी की और भारतीय जनता पार्टी की
कितनी आस्था है लोकतंत्र में, क्योंकि देखिए लोकतंत्र मतलब क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी। तो जैसे ही 1 वर्ष पूर्ण हुआ, मोहन जी ने उसकी अकाउंटेबिलिटी और साहब ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि हर बूथ पर जाकर लोगों से मिलो और अपने अकाउंट्स उनको भी दो, और उनका फीडबैक क्या है कार्यकर्ताओं को कहा गया। तो ये डेमोक्रेसी फॉर एवरीवन और डेमोक्रेसी रग रग में हमारी शिराओं में बहती है, इसको बिल्कुल प्रदर्शित करता है। और आप देखिए ना कि चारों जो जातियां हैं उनके लिए मोदी जी सरकार ने काम किया। वो चारों जाति कौन सी हैं? युवा हुआ, महिला हुई, किसान हुए। तो ये इन चारों के लिए जिस प्रकार से उन्होंने मोहन जी ने काम किया है, तो सबको टच किया है, किसानों को टच किया है। उन्होंने बहन बेटियों के खातों में लगातार पैसे डाले हैं। जो बीमार रोगी थे, कितने लोग मर जाते थे काजल, आप ये देखिए कि दूर दराज के क्षेत्र से यदि किसी को डीप इनसाइड बुंदेलखंड से इंदौर लेकर आना है, या भोपाल लेकर जाना है, या दिल्ली एम्स लेके जाना है, तो इतनी जल्दी हो ही नहीं पाता था। तो हमने एयर एम्बुलेंस शुरू की। आप देखिए कि इस प्रकार से मोहन यादव जी की सरकार इन्वेस्टमेंट लेकर आ रही है। और रीजनल मीट के जरिए मैं तो ये कहता हूं कि जिसने उद्योगपुरियों की, जो नव विकसित उद्योगपुरियां हैं, उनके दर्शन नहीं किए हैं, उनको जाकर देखना चाहिए किस प्रकार से वहां एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा है और किस प्रकार से इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 1 साल बाद ये होगा, 2 साल बाद ये होगा। किस प्रकार से बड़ी बड़ी औद्योगिक यूनिट बन चुकी हैं, वो आप देखिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र को देखिए कितना इजाफा हुआ है। टूरिज्म को देखिए, टूरिज्म हमको एक बहुत गुणवत्ता वाला रोजगार भी देता है और आय के स्रोत भी देता है। युवाओं को देखिए, चाहे उनको रोजगार देने की बात हो या फिर उनके स्किल्स के लिए काम करना हो। मेडिकल कॉलेजेस हुए, IITs हुए, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हुए। एक बहुत लंबी श्रृंखला है कि 1 वर्ष में जो काम किया है। लोग कहते थे कि बहन बेटियों से जो पैसा डालने की बात की थी वो तो केवल चुनावी ढकोसला है, पूर्ण नहीं होगा। एक दिन कभी नहीं हुआ कि हमने नहीं डाला हो। महीने की जिस तारीख को डालना है, या तो उसके पहले डाला है या उस तारीख को डाला है। तो ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जिसको मोहन जी ने अपनी दूरदर्शिता और जो 3-3, 4-4 बजे तक रात को काम करते हैं उससे टच नहीं किया है। तो मैं तो कहता हूं कि शेख जी, लेकिन यहाँ पर मैं रोकना चाहूंगी। आप कह रहे थे कि यहाँ पर 1 महीना भी ऐसा नहीं हुआ कि पैसा नहीं डाला गया। बिल्कुल एग्री करते हैं आपकी इस बात से, लेकिन लगातार हमने ये भी देखा था कि बीच में कांग्रेस कहीं ना कहीं हमलावर हो रही थी और कह रही थी कि जो वादा 3,000 रुपए यहाँ पर किया गया था, वो वादा पूरा नहीं किया। बोल रहा हूं मैं कि वक्त आने दो। बहुत सारी चीजें सरकार को करना रहती है, लेकिन हम ही 5,000 भी देंगे, 6,000 भी हम ही देंगे। जी चलिए ठीक है। गोकुल जी से बात करना चाहूंगी मैं, अर्थशास्त्री जी। जैसे कि हमने देखा कि शेख जी बहुत स्माइल करते हुए युवा, महिला, किसान की यहाँ पर बात करते हुए नजर आ रहे थे। गोकुल जी, एक ओपनिंग स्टेटमेंट आपसे लेना चाहूंगी। देखिए, ओपनिंग स्टेटमेंट केवल इतना है कि आप कितनी भी स्कीम्स की बात कर लीजिए, और जब 1 तारीख को सैलरी बांटने की बात आती है तो उसके पैसे पहले स्टेट गवर्नमेंट को लोन लेना पड़ता है। 12 महीने में मैं समझता से ज़्यादा बार स्टेट गवर्नमेंट को लोन लेना पड़ा है। और मेरे आंक सही हैं, 2003 का जो बजट था कांग्रेस सरकार का, वो 17,005 करोड़ समथिंग था, और 20,000 करोड़ से ज़्यादा का लोन स्टेट गवर्नमेंट पे था, यानी लगभग 120%। और वही 2010-11 का बजट जब पेश किया था, मेरे मंत्री थे, तो ये 1% से 30% से नीचे 25% के आसपास वो अमाउंट ले आए थे। पिछले वर्ष 2,51,000 करोड़ का बजट पेश किया इसी सरकार ने, और अगर मेरे आंकड़े सही हैं तो आज की तारीख में 3,40,000 करोड़ का लोन स्टेट गवर्नमेंट पे है। आप बांट तो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप 1,200 नहीं, 1,500 नहीं, 3,000 नहीं, 6,000 नहीं, जितना बांटना बांटिए। बांट कहाँ से रहे? क्योंकि जो लोन आप ले रहे हैं वो आज की तारीख में हाईएस्ट लोन इंटरेस्ट रेट पर ले रहे हैं। क्योंकि जो स्टार्टिंग लोन आता है किसी भी गवर्नमेंट को, वो कम रेट पे होता है। आप भी जानते हैं, किसी भी सेक्टर में जाइए, जितना डिले होता है, जितना टाइम लगता है, जितना एडिशनल लोन होता है, वो ज़्यादा रेट पर होता है। तो ये जो परेशानी है, क्या इस पर भी स्टेट गवर्नमेंट ने कभी सोचा है? 1 साल हो गया है, और ये 2010-11 के बाद से कंटिन्यू लोन का अमाउंट बढ़ता चला जा रहा है। दूसरी बात,
गुलरेज जी ने बहुत अच्छी बात कही। ये वही भाजपा है, यहाँ कभी किसी कार्यकर्ता को ये नहीं कहा जाता था कि आप जाइए क्षेत्र में भ्रमण कीजिए, ये कहा जाता था कि आप कार्यालय आइए और हमें बता दीजिए। आज ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि आपको बोलना पड़ रहा है प्रदेश अध्यक्ष को, मुख्यमंत्री जी को, कि आप बूथ पर जाइए, वहाँ की प्रॉब्लम्स पूछिए। प्रॉब्लम्स तो कार्यकर्ताओं के पास हमेशा आती रही हैं और कार्यकर्ता अपने वरिष्ठ नेताओं को बताते रहे। आज क्या कुछ गैप बीच में आ गया है क्या, जिसके कारण ये पूछने की कवायद करना पड़ रही है? ठीक है, बिल्कुल शेख जी से हम आंसर लेंगे, लेकिन मैं चाहूंगी कि एक ओपनिंग स्टेटमेंट आशीष जी से भी लिया जाए। सर, एक क्विक रिएक्शन। 1 साल हो चुके हैं बीजेपी मोहन राज में बीजेपी को। जी देखिए, अभी 1 साल तो अभी है, शुरुआत है। ये मुझे ऐसा लगता है कि मोहन यादव के तौर पे देखे जाए तो पहला साल है उनका, शुरुआत एक तरह से ये जिसको कहा जाता है प्राइमरी जो कक्षाएं हैं या उस तरह का एक वो है। और अपने इस कार्यकाल इस दौरान में उन्होंने अपनी पिछले जो पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री थे भाजपा के ही, उनकी कुछ योजनाओं को आगे बढ़ाया है, जिस पर अभी बात हो रही थी कि वो पैसा वगैरह बांटना और ये सारी चीज़ें वो उन्होंने जारी रखी हैं। लेकिन इस बीच बीच में ये बातें भी आती रही हैं कि कई तरह की योजनाओं का आकार छोटा करना पड़ा है, कई जगह पर जो आवंटन है उसमें दिक्कतें आई हैं। तो ये बात नहीं है कि मोहन यादव की तरफ से ये कोई चीज़ें हैं, लेकिन ये इस तरह की जो योजना है, इस तरह के जो लोक लुभावन निर्णय हैं, ये सरकार को उस समय फ़ायदा देता है जब चुनाव होते हैं, लेकिन बाद में अर्थव्यवस्था को दिक्कत देते हैं। तो अगर मोहन यादव जो बतौर मुख्यमंत्री इन सारी कल्याणकारी लोक लुभावन योजनाओं को जारी रखते हुए भी कोई ऐसा संतुलन पैदा करके दिखाते हैं कि विकास कार्यों में कमी ना हो, कहीं आवंटन में दिक्कत ना हो और महंगाई ना बढ़े, आम आदमी की जेब से वो पैसा ऐसा ना हो कि जो कर चुकाता है उसकी जेब से पैसा जो है वो दूसरी योजनाओं में बटे। तो ये संतुलन पैदा करना अब उनके दूसरे कार्यकाल में मुझे लगता है कि ये एक महत्वपूर्ण उनका एक मिशन हो सकता है और इस पर उनको काम करना चाहिए। और जहाँ तक उनके कार्यकाल में और चीज़ों की बात है तो अगर हम सरकार के नज़रिए से देखते हैं तो सरकार अपनी उपलब्धियों को निश्चित तौर पर बताएगी और बहुत स्वाभाविक है, लेकिन क्या कमजोरियां हैं, क्या कुछ खामियां रही हैं, ये खुद मोहन यादव का मन बहुत अच्छी तरह से जानता होगा। तो वो सारी चीज़ें जब दूर होंगी और वो सारी चीज़ें, तो वो एक मुकम्मल शासन का जो स्वरूप मोहन यादव दे पाएंगे वो उनके लिए सबसे बड़ा होगा। तो ये हम उम्मीद करते हैं कि जब दूसरी सालगिरह अपनी सत्ता की पर वो बैठेंगे, बात करेंगे, तो वो और ज़्यादा चमकदार उपलब्धियों से भरी होगी। ठीक है शेख जी, एक क्विक रिएक्शन। अभी आपने पटवा जी को भी सुना, आशीष जी को भी सुना, इसके बाद इनके बात सुनने के बाद एक क्विक रिएक्शन आपका। देखिए काजल, बेसिकली मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूं तो सबसे पहले जवाब उसी चीज का दूंगा कि आज भाजपा हर घर जाने की, बूथ पे जाने की बात क्यों कर रही है पहले के बरक्स। देखिए पहले भी हम जाते थे, हमारे कार्यकर्ता जाते थे, लेकिन एक जो परिवर्तन आया है बीजेपी में कि बीजेपी का साइज इनॉर्मसली बड़ा है। आप देखिए मध्य प्रदेश राज्य में अगर 8 करोड़ आवाम है और 2 करोड़ के लगभग हमारे खुद के कार्यकर्ता हैं, आज के समय हमारे पार्टी के मेंबर्स हैं, तो आज हमारी वो कुव्वत है, वो ताकत है कि हम घर घर दस्तक दे सकते हैं और हर घर दस्तक दे सकते हैं। तो जब हमारी क्षमता में विस्तार हुआ है तो हम लोकतंत्र में भी विस्तार कर रहे हैं और घर घर जाके अपना रिपोर्ट कार्ड बता रहे हैं। जहां तक बात है ऋण लेने की, देखिए जब हम बात करेंगे, क्योंकि माननीय भाई साहब ने अर्थशास्त्री हमारे साथ हैं, तो उन्होंने बात शुरू की थी 2002-2003 के बजट से, तो ये भी हमको स्मरण होना चाहिए कि उस समय मध्य प्रदेश की एसडीडीपी कितनी थी, लगभग 75 या 80 हजार करोड़ थी। आज उसका विस्तार कितना हुआ है, लगभग 13.5-14 लाख करोड़ तक हम पहुंच चुके हैं। तो जिस प्रकार से स्टेट जीडीपी का विस्तार हुआ है और जीडीपी का 60% तक तो डेवलपमेंटल लोन होता है अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर या दूसरे कार्यों में लगाते हैं। दूसरा जो आरबीआई के आंकड़ा है उसमें आप 3.5% जो है आपकी जीडीपी तक का ले सकते हैं ऋण, तो वो अभी हम 25,000 के आसपास है, इस साल में 60,000 तक ले सकते हैं। मुझे नहीं लगता उसकी भी जरूरत पड़ेगी। तो डेवलपमेंटल अगर एस्पेक्ट से देखें तो हमारा जो ऋण है वो डेवलपमेंट के लिए है। और वैसे भी अगर मध्य प्रदेश की आप स्टेट जीडीपी की ग्रोथ देखें तो वो नेशनल जीडीपी से ज्यादा है, तो ये दर्शाता है कि हम ड्राइविंग इंजन है भारत की जीडीपी ग्रोथ के भी। तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम है उसमें।
ठीक है, बिल्कुल। गोकुल जी, कहीं ना कहीं, लेकिन हाँ, एक मिनट, शेख जी आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे कि हम कांग्रेस लगातार कह रही है योजना आप लेकर आ रहे हैं, लेकिन उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आ रहा है, उसमें कुछ नया होना चाहिए, इस तरह कांग्रेस कहती हुई नजर आ रही है। कितनी एग्री करते हैं आप? काजल जी। अगर लोगों की जिंदगियों में इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो वो पर्याप्त है। तो लोगों की जिंदगियों में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। ठीक है। गोकुल जी, जैसे कि अभी आपने शेख जी को भी सुना, कहीं ना कहीं 12 महीने, 12 से ज़्यादा उपलब्धियां उन्होंने गिना दी। डबल इंजन की सरकार, उनका कहने का मतलब यही है कि डबल विकास हो रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, डबल इंजन की सरकार है। पिछले ही यूनियन बजट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक चीज़ तय की थी कि किसी भी स्टेट में हम स्टैंप ड्यूटी 8% से ज़्यादा नहीं रहने देंगे। मध्य प्रदेश अकेला इकलौता राज्य है, यहाँ 8% से ज़्यादा 12.5% समथिंग स्टैंप ड्यूटी है। अगर डबल इंजन की सरकार है, इन्हें केंद्र सरकार की बात मानना चाहिए। तो ये हर आदमी से, आम आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, क्योंकि जीवन में कहीं ना कहीं एक बार नहीं, एक से ज़्यादा बार लोग मकान, ज़मीन, दुकान कुछ ना कुछ खरीदते हैं, स्टैंप ड्यूटी चुकाना पड़ती है। वहाँ से लेके आप देखिए, कोई ना कोई प्रॉब्लम ऐसी आ रही है कि जिसके कारण लोगों, ये डबल इंजन की सरकार भी एक दूसरे के अगेंस्ट जा रही है। हम इसके पहले भी बात कर चुके हैं, 2 दिन पहले की ये रिपोर्ट्स रही हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें जो पैसा फंड मिलना चाहिए वो पैसा नहीं मिल पा रहा है, मैक्सिमम जगह रोक दिया गया है। तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम जरूर है। वो प्रॉब्लम क्या है ये सरकार जाने, प्रशासनिक अधिकारी जाने, पार्टी के जो वरिष्ठ लोग हैं वो जाने। पर यह तय है कि जो एक दोनों सरकारों के बीच में अच्छा तालमेल होना चाहिए, उसमें कहीं ना कोई कमी जरूर आई है। और ये 1 साल में, ठीक है, मैं दुबे जी से सहमत हूँ कि ये पहला साल है, पर मुख्यमंत्री का भले ही चेंज हुए हों, प्रशासनिक ढांचा वही है, लगभग मंत्री भी उसमें से आधे से ज़्यादा वही हैं जिनसे सरकार चलती है। और मैं समझता हूँ कि ज़्यादा मुख्यमंत्री जी से ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर मंत्री कई बैठे हुए हैं। भाजपा का जो गठन किया गया है, संगठन है, वो यथावत है और उसमें कहीं कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो ऐसा मैं नहीं मानता कि ये केवल ट्रायल बेस्ड है या KG1 KG2 में चल रहे हैं। ये मुख्यमंत्री जो भी बनते हैं वो एक्सपीरियंस होल्डर बनते हैं और उनको इतना एक्सपीरियंस होता है, वो भी खुद यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, तो उनको पूरा अनुभव है। और डे 1 से ही ये 2020 मैच वाला ज़माना है, उन्हें धुआंधार बैटिंग करना चाहिए था। 1 साल बाद हम इस बात के लिए माफ़ नहीं कर सकते कि साहब पहला साल है, कोई कमी रह गई हो तो छोड़ दिया जाए। उनको जो काम करना चाहिए था वो काम करना। ये बात सही है कि अगर हम अन्य राज्यों से तुलना करें जी, तो मध्य प्रदेश सरकार ने कई बहुत अच्छे स्टेप्स उठाए हैं और उसमें सक्सेस भी रही है। पर 2-3 एक इशू और उठाऊंगा। वैट की रेट यहाँ पर जो जिन प्रोडक्ट्स पे लगती है, खासकर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स या अफीम, गांजा वगैरह ऐसे प्रोडक्ट्स पे लगते हैं, वो हाईएस्ट है। वो भी आप देखिए, केवल राजस्थान छोड़ दिया जाए, अब तो राजस्थान ने भी कम कर दिया मध्य प्रदेश से। जी। मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल पर जो टैक्स की रेट है वो हाईएस्ट है। जबकि ये मैं गुलरेज जी को बताना चाहूँगा, ये ऐसा स्टेट है कि अगर यह रेट कम हो तो स्टेट गवर्नमेंट को ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि दूसरी स्टेट के लोग भी यहाँ से डीजल पेट्रोल भरवाएंगे और उससे ज़्यादा पैसा मिलेगा। ऐसे बहुत सारे इशू हैं जिन पर गवर्नमेंट को बारीकी से सोचना चाहिए और जो इसके से संबंधित लोग हैं पार्टी में ही, उनके साथ बैठ के विचार विमर्श होना चाहिए। ठीक है, गुलरेज जी कुछ कहना चाह रहे थे, क्या लगता है आने वाले दिनों में और कैसे बेहतर बनाया जाएगा, क्योंकि 4 साल बाकी है अभी? देखिए, सबसे पहली बात तो मोहन जी पहले दिन से ही धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे हैं और ये तो हर कोई देख पा रहा है कि उन्होंने इस शुरुआत में, आप देखिए, मैं आपको उदाहरण सहित बात करूंगा।
सरकार को बने 7 डेज 7 दिन भी नहीं बीते थे कि 4,200 से ज्यादा इंदौर के जो मजदूर थे, जिनका 225 करोड़ रुपए कई दशकों से अटके हुए थे, उनका उन्होंने निराकरण किया। उसके बाद लगातार उन्होंने परियोजनाएं शुरू की, कंस्ट्रक्शन की, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की। उसके बाद सबसे पहले स्टेट की जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट करवाई, उसके बाद रीजनल स्तर तक के उन मीटिंगों के सिलसिले को ले गए। फिर उसके बाद डेयरी फार्मिंग के ऊपर चीजें केंद्रित की। उसके बाद उद्योग पूरियां हर जगह पे डेवलप करना शुरू की। तो आप ये देखिए कि कहां से कहां तक के शुरुआत करके, मतलब मजदूर से शुरुआत करी, महिलाओं तक पहुंचे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई तक पहुंचे, और वो पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार मिले इसके लिए इन्वेस्टमेंट तक पहुंचे। तो मोहन जी शुरू दिन से काम कर रहे हैं, और ये बोलने में मुझे खुशी भी होती है एक चीज की मैं उनका पड़ोसी हूँ बेसिकली। तो मैं तो उनके साथ बरसों से हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करते थे, एंड ही इज अ मैन ऑफ विजन, आई कैन टेल यू, एक विजनरी लीडर। ठीक है, आशीष जी से आखिरी प्रश्न लेना चाहूंगी। सर, जैसा कि आपने गुलरेज जी को भी सुना, उन्होंने कहा कि डे 1 से कहीं ना कहीं मोहन यादव जी एक्टिव नजर आए थे। एक प्रतिक्रिया आपसे लेना चाहूंगी। देखिए, मोहन यादव को खुद के लिए भी एक्टिव रहना जरूरी है। जिन परिस्थितियों में मुख्यमंत्री बने हैं, तो मुख्यमंत्री बन जाना और सियासी परिस्थिति, प्रशासनिक परिस्थिति, इन सब में संतुलन बनाना सब आवश्यक रहता है। तो नए मुख्यमंत्री के लिए जरूरी है वो एक्टिव रहे, वो रहे भी। उन्होंने कुछ ऐसे विषयों को छुआ जो पुरानी सरकार ने नहीं छुआ, तो ये हर मुख्यमंत्री करते हैं। तो सवाल ये है कि उसका इम्पैक्ट क्या है। जो मैंने पहले ही बोला कि आम आदमी पर उसका असर ना हो और आपका सारा काम अच्छा चले, तो ही वो सफलता है। तो अगर हम देखे जाए तो सारी बातें हो गई, आर्थिक रूप से सारी चीज़ें हो गई, लोग परेशान रहे। लेकिन देखिए, अभी मुख्यमंत्री को बतौर मुख्यमंत्री अभी और अपने आप को मांझना होगा। इसलिए भी क्योंकि प्रशासनिक जो नौकरशाही है मध्य प्रदेश की, उसको लेकर बहुत सारे शिकवे हमेशा से रहे। और खुद पिछली सरकार के समय जब भाजपा की एक यात्रा निकली थी, तब उस समय बहुत सारे शिकवे उभरे थे। वो बात अलग हुई कि कुछ तरह की योजनाएं आई और उसके बाद सरकार ने वो सारी चीज़ें, उसको खामियों को ढांक के कामयाबी पाई और चुनाव जीत गए। लेकिन अभी प्रशासनिक मोर्चा ऐसा है, कानून व्यवस्था की स्थिति पे कई बार जो है इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं जो सवाल उठाती है। और इसके अलावा जो है सियासी तौर पर भी जो परिस्थितियां हैं, जो जैसा भी बताया गया, कई एक्सपी वहाँ कैबिनेट में हैं, तो कई तरह की ट्यूनिंग और सारी चीज़ों को, तो ये जब समग्र रूप से पूरी चीज़ें बनेंगी तो सरकार का इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। अभी तो ये स्थिति होती है कि एक सहज बात है कि सरकार अपनी जो उपलब्धि बताती है तो सिर्फ अपनी उपलब्धि देखती है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि नाकामियों पर ध्यान देंगे तो अगली बार की जब बात होगी तो वो ज़्यादा मुकम्मल होगी, वो ज़्यादा समग्र होगी। चलिए ठीक है, शेख जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से कह दीजिए, हमारे पास समय क्योंकि कम है थोड़ा। आशीष जी ने बात की ब्यूरोक्रेसी के विषय में, तो ब्यूरोक्रेसी डेफिनेटली, मैं तो ये कहता हूं कि एक कंटिन्यूअस काम रहता है ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करना। और ये भी कह सकते हैं कि वो उस घोड़े के मानिंद होता है जो समझ जाता है कि मुझ पर राइड कौन कर रहा है। तो जब कोई अच्छा राइडर होता है तो फिर वो जॉकीइंग करना शुरू करता है। तो हमारी सरकार रोज ही उनको जॉकी करवाती है। कई बार कांग्रेस पार्टी को तकलीफ होती है कि आप इतने सारे तबादले क्यों करते हो। तो जो काम नहीं करेगा, जो प्रोडक्टिव रिजल्ट नहीं देगा, उसको तबादला किया जाएगा और आधी रात को किया जाएगा। तो उसके ऊपर भी बिल्कुल निर्णायक कदम लिए जा रहे हैं। चलिए ठीक है, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, कहीं ना कहीं एक साल बेमिसाल मोहन सरकार के हो चुके हैं और आज हमने देखा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया, जिसमें 12 महीने में जो कुछ भी कार्य किए मोहन सरकार ने, यूं कह सकते हैं कि 12 उपलब्धियां गिनाती हुई प्रदेश सरकार नजर आई। इसके साथ ही फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।